बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा क्योंकि आज अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। यानी अब तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर आसिम मुनीर के अहकामात की रोशनी में मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फिरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। यानी मैंने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। जैसे ही कोई डिक्टेटर प्रॉब्लम में आता है ना तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो मुज़ाकरात की बातें करता है, वो हुब्बुल वतनी की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिल जाती है और उसका अच्छा वक्त शुरू होता है या उसे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए आसानियां हैं तो वो फिरौन बन जाता है। हमेशा डिक्टेटर यही करता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियां लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियां लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियां लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे जी। पहले तो हार्ड स्टेट थी, अब शदीद हार्ड स्टेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हार्ड स्टेट करके आपने कौम का क्या बिगाड़ लिया है? या आपने कौन से झंडे गाड़ लिए? हार्ड स्टेट करके जो अब आप शदीद हार्ड स्टेट करके आप झंडे गाड़ लेंगे। यानी हार्ड स्टेट ने जो किया वो हमने देखा, हमें याद रहेगा सारी जिंदगी। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आईनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्जी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया, साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए, बहुत सारे शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, लोगों को करंट लगाए गए। जजेस बेचारे इस मुल्क में इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और कितना हार्ड करना है आपने स्टेट को? यानी इसके बाद तो आप चक मारें लोगों को, बस पकड़ के जो जहां से जा रहा हो उसको चक मार लें कि जनाब स्टेट बहुत हार्ड हो चुकी है, अब ये स्टेट सारों को जनाब चक मारेंगे। चक मारो फिर लोगों, या अपना मुंह जो है उससे ईंट तोड़ के दिखाओ। और कितनी स्टेट को हार्ड करना है आपने? क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडयाला जेल के बाहर क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा। और ये सिर्फ वहां पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है। और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता जिंदगी गुजारता, उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज दी है कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे आओ। अब देखना यह है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में एक मरतबा फिर यहां पर बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से मैं ये विटनेस कर रहा हूं कि रोजाना बर्फबारी होती है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में। वहां पे लंदन में, चाहे मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर तरफ बर्फबारी का मौसम है, ब्रेडफोर्ड में। तो ये एक मरतबा फिर जो बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी हैं वो कॉन्सुलेट्स के बाहर और जो एम्बेसी है उसके बाहर धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ
इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उसके अलावा ये एक प्रोग्राम डरबन में भी हुआ साउथ अफ्रीका में, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वो भी अब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि फ्रैंकफर्ट में, ये जर्मनी का शहर है, मैं यहां पे गया भी था, हमने यहां पे एक प्रोग्राम भी किया था, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। तो वहां पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी इकट्ठे होके जर्मनी में जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट है उसके बाहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज के जो प्लान्ड एहतजाज हैं वो ये हैं सारे के सारे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौयत का है मैं आपको बता देता हूं। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे, प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेजकर बदतमीजी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा, 5:45 बजे एक और इवेंट है जिला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का, फिर 7:30 बजे जिला कोरंगी में जाएंगे, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर जिला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफिला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर जिला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, जिला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाजिरी और वहां पे आवाम से खिताब है। यहां पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, फिर जिला ईस्ट मीडिया इंटरेक्शन है, एक और भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन है इनकी। तो ये जनाब एक और दिन है और फिर जो आखिरी दिन है 12 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। इतनी सियासत तो जरदारी ने और बिलावल ने, ये दोनों बाप बेटे ने पिछले कई सालों में नहीं की जितनी सियासत एक दिन के अंदर सिंध में ये सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। देखिए, जब लोग आपके साथ होते हैं फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, फिर आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं। लोग आपके साथ ना हो फिर आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है, फिर आपने पॉलिश करनी है। पॉलिटिक्स तो बस बराए नाम ही होती है। नादरीन, ये एक और खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा है उनका नाम पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया गया। वो कहते हैं ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई थी और ये खातून जो है वो PTI को बहुत बुरा भला भी कहा 9 मई के हवाले से इन्होंने। तो अब ये खातून का नाम क्यों डाल दिया गया पॉलिटिकल कमेटी में और ये फैसले क्यों करेंगी ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है इसके हवाले से। अच्छा, अभी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, सोशल मीडिया पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लगाएं या ना लगाएं, वो पार्टी का अपना इनका फैसला, लगाना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। लेकिन मैं एक चीज पे गौर करता हूं कि अगर जरदारी या नवाज शरीफ कोई फैसला करे ना किसी बंदे या बंदी के बारे में, अपनी पार्टी का ओहदा, हुकूमत का ओहदा, कुछ भी, तो कोई तनकीद नहीं होती, उन पे पूछता ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में ना तो शऊर दिया और ना ही आजादी दी, ना सियासी शऊर ना सियासी आजादी, जो दिल करता है करो। PTI में कम से कम यह है कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। PTI के लोग उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे, और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फैसले पे, गंडापुर वाले फैसले पे। हालांकि गंडापुर का फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज हो गए, या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूंगा चीजें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे आइडियाज हैं उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गए थे कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को खुद बाहर निकालूंगा, तो वो हो नहीं पाया।
उनसे हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने जो उनके साथ किया वो सबने देखा। तो बहरहाल ये अब सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा जो है, इनके हवाले से पीटीआई के लोग जो है वो बुरा मना रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नाजरीन मैं आपको एक चीज और बताता हूं। लेकिन इमरान खान को इन्होंने मार मार के वो बना दिया जो कोई भी लीडर आज तक नहीं बन सका। लम्स के एक तारीखदान है उस्मान काजमी साहब, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल सॉवरन थे ना पहले, वो पाकिस्तान के इदारे थे। यानी ये इदारों फैसला करते थे कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या। यानी वो इदारों का एक क्राइटेरिया था कि जनाब इनका क्राइटेरिया सेट। अब वो नहीं है, अब इमरान खान है मॉरल सॉवरन पाकिस्तान का, अब इमरान खान है। नेशनलिज्म पहले इदारों के साथ जोड़ी जाती थी कि अगर आप कौम परस्त हैं, मुहिब्बे वतन है, तो आप इदारों के साथ हैं तो फिर आप हैं, वरना नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इमरान खान के साथ जुड़ती है। अब बंदूक भी है इदारों के पास, ताकत भी है, बजट भी है, तादाद भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, लेकिन फिर भी वो नेशनलिज्म उनके साथ नहीं जुड़ती, वो इमरान खान के साथ जुड़ती है। और ये रियलिटी है, अब इसको माने या ना माने, आज के दिन की रियलिटी यही है। कल क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन आज के दिन तक यही एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को अगस्त में नॉमिनेट किया था, नामजद किया था अपोजिशन लीडर के तौर पे, और अयाज सादिक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं दे रही। ये हुकूमत एक भी बंदे की तैनाती नहीं कर सकती जब तक कि आसिम मुनीर साहब या उनके जर्नैल या उनकी जो टीम है वो एनओसी ना दे, तब तक कोई भी अहम बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हुकूमत इतनी मजबूर है। अब अयाज सादिक साहब लगाना भी चाहें तो वो लगा नहीं सकते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बन रही है कि कल को इन लोगों ने अपोजिशन में आना है, और अगर इमरान खान इनका अपोजिशन लीडर ही ना लगाए तो फिर ये कहां जाएंगे। तो ये ऐसी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं जो आइंदा इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और आइंदा अगर इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनके पास फिर कोई जवाब या कोई सवाल नहीं होगा जो ये कर सके। जैसा कि आज सोहराब बरकत के साथ हो रहा है, पूरे मीडिया को आवाज उठानी चाहिए, वरना बारी बारी सबकी बारी, कल आप उठाए जाएंगे। जब आप उठाए जाएंगे तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि मेरे लिए आवाज उठाओ, अगर आज आप सोहराब बरकत के लिए आवाज नहीं उठा रहे तो। हमने आवाज उठाई थी हमेशा, चाहे जुल्म हुआ मुतीउल्लाह जान के साथ, चाहे अफसार आलम के साथ, चाहे हामिद मीर के साथ, चाहे जुल्म हुआ असतूर साहब के, हमने सबके लिए आवाज उठाई थी और जोर लगाया था, इख्तलाफात के बावजूद लगाया था। लेकिन आज सोहराब बरकत को ऐसा लगता है कि वो अकेलेपन का शिकार करते जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान उसके लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन मीडिया को जो करना चाहिए मीडिया ने उस तरह आवाज नहीं उठाई। 40 दिन हो गए हैं उनकी कैद को, बार बार उनकी समात आती है, कभी वो कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी जज कहते हैं मैं नहीं सुन सकता, अब जज कहते हैं छुट्टियों के बाद सुनेंगे, फिर एक हफ्ते की डेट दे दिए। भाई एक जर्नलिस्ट आपने पकड़ा है, वो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, ये क्या तरीका है, ये कौन सी इंसानियत है। बहरहाल ये जुल्म की इंतहा है और ये एक के बाद एक इंतहा क्रॉस करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में ना मौलवियों का इम्तिहान शुरू हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इम्तिहान है। पंजाब हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बयान देने वाले उलमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। एजाजिया बंद कर देंगे, जो पैसे वैसे जो वजीफा उनको मिलता है वो बंद हो जाएगा। अब मौलवियों का इम्तिहान है। देखिए, एक तो रियासत के बारे में समझ लें कि आइन का आर्टिकल 8 निकाल के आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। कोई इदारा या कोई शख्स रियासत नहीं होता। तो अगर मौलवी तनकीद करना चाहे वजीर आजम पे या आर्मी चीफ के या उसके किसी एक्ट के ऊपर, तो यह रियासत के ऊपर तनकीद नहीं है, ना किसी इदारे के ऊपर तनकीद है। तो अब देखना यह है कि मौलवी रियासत के वफादार हैं या फिर हुक्मरानों के वफादार हैं। वजीफा खोर मौलवी ये लोग हैं, देखे ना, इनको समझना पड़ेगा कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये मौलवियों ने हमें ज्यादा बताया ना, ये इस्लाम तो हमें मौलवियों ने पढ़ाया, और ये हदीस है जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये बड़ा अफजल जहाद है। तो मौलवी अब ये जहाद करते हैं या नहीं करते। देखें, ये जो वजीफे का पैसा है ना, ये कोई हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही, ये कोई शरीफ खानदान, जरदारी खानदान या आसिम मुनीर साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये सरकार का पैसा है, ये आपका अपना पैसा है, और अगर ये पैसा आपको ये दे रहे हैं तो आप ही का पैसा आपको वापस कर रहे हैं। और ये पैसा कोई ये खुशी से नहीं दे रहे, मजबूरी से दे रहे हैं। मुरीदके में जब इन्होंने कत्लेआम किया तो मामला दबाने के लिए ये कड़वा घूंट इन्होंने इनको पीना पड़ा, और इस पैसे की आदत डालकर ये मौलवियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुरीदके में इन्होंने कत्लेआम कर दिया ना, इनको शक था कि बड़ा रोला पड़ जाएगा, इनको मौलवी काबू करो। कभी मस्जिदें बंद, मदरसे बंद कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उस मौलवी के पास भाग रहे हैं, कभी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम मौलवियों को पैसे देंगे ताकि मौलवी हमारे गुन गाएं। अब वो कह रहे हैं जनाब जो मौलवी हमारे गुन नहीं गाएगा हम उसका वजीफा बंद कर देंगे। अब ये मौलवियों का इम्तिहान है उलमा इकराम का कि वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज तक कभी इतने दरख्त नहीं कटे जितने इस दौर में कट गए हैं।
पूरी इस्लामाबाद की तारीख उठा ले, कभी इतने दरख्त नहीं कटे जितने इस दौर में इस्लामाबाद में दरख्त कट गए। इन्होंने इस्लामाबाद को गंजा करके रख दिया। रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सहाफी, कोई ना कोई एक्टिविस्ट वो किसी और एक जगह से बता रहा होता है कि यहां पे भी दरख्त काट दिए, ये भी एरिया गंजा हो गया। हत्ता कि जो लोग इस हुकूमत की मदासराही करते हैं वो लोग भी वीडियो और तस्वीरें डाल डाल के बता रहे हैं कि जनाब ये दरख्त इन्होंने काट काट के इस्लामाबाद को गंजा कर दिया। अच्छा, यही हुक्मरान जब लाहौर में थे ना, पंजाब में थे, इन्होंने पंजाब को भी गंजा कर दिया था। लाहौर के सारे दरख्त इन्होंने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर काट दिए थे, बेशुमार इन्होंने कटाई की थी लाहौर में। अब इसी तरह ये इस्लामाबाद के अंदर धड़ाधड़ कटाइयां कर रहे हैं और इनकी अपनी तारीफें करने वाले, इनके अपने मदासरा जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो बुलबुला उठे, जो इन्होंने इस्लामाबाद की हालत कर दी है। नादरीन, ये एक और खबर है और ये ईरान के हवाले से। देखिए, ईरान के बारे में ना दो तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं। एक जो ईरान के हमायती लोग हैं वो कह रहे हैं ईरान में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ईरान की हुकूमत बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, उनकी फौज बहुत ताकतवर है, कोई वहां पे रिजीम चेंज नहीं कर सकता। वो पूरा एक नैरेटिव उनके पास है। दूसरी तरफ एक अजीब पागलपन मैं देख रहा हूं, वो वेस्ट का जो मीडिया उसका वो ये साबित करने में तुले हुए जी ईरान तो आखिरी दमों पे है, वो तो आखिरी सांसें ले रहा है, वो तो बर्बादी होगी, बिल्कुल उनके पल्ले ही कुछ नहीं बचा। बल्कि खबरें ये भी चला दी गई कि खामनई जो है वो भाग के रूस चला जाएगा और उनका खामनई का भागने का पूरा रूट भी प्लान कर लिया गया कि किस तरीके से भाग के उन्होंने रूस पहुंचना है, जैसे बशार पहुंच गया था। तो देखें, ये दोनों तरफ की इंतहाएं हैं। ये बात एक हकीकत है कि ईरान की जो हुकूमत है वो कमजोर हुकूमत नहीं है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर उतर के कोई कार्रवाई करना यह भी आसान नहीं है। लेकिन तीसरी एक हकीकत और भी है कि इस हुकूमत को पहली मरतबा अवामी रद्द-ए-अमल का इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से पहले नहीं करना पड़ा। यह बेशक एक आगाज हो सकता है एहतजाज का या किसी तहरीक का एक आगाज हो सकता है, लेकिन ये ईरान का या वहां की जो सरकार है उसका अंजाम आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन ख्वाहिशात है, आप जितनी मर्जी बढ़ा लें, अमेरिका इसको एक जो है वो उसके तौर पे ले रहा है। अमेरिका इसको ऐसे ले रहा है जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है। हां, अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूद पड़ता है और कोई खौफनाक हमला कर देता है, ईरान के साथ कोई जंग में उतर जाता है, तो फिर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। फिर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उस पागलपन के माहौल में क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। सद्दाम भी एक दौर में बहुत तगड़ा था इराक के अंदर, लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ, यानी चंद महीनों की लड़ाई के बाद जो सूरत बनी, वो आज भी हम सबको याद है। नादरीन, जो वेनेजुएला का सदर है मादुरो, उसका स्टेटमेंट अब सामने आया। नंबर एक तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चलो, कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर बात की और उन्होंने कहा जी कि ये इजलास बुलाया गया अमरीका की फौजी कार्रवाई के बारे में, सलामती कौंसिल का इजलास था। उन्होंने कहा जी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी नहीं की गई। अच्छा, ये मुतालबा किसी ने, मुझे यहां पढ़ा नहीं मैंने कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह मुतालबा किया हो कि मादुरो को वापस उसके वतन में भेजा जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। हां, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज किया, जिनमें रियासत की खुद मुख्तारी, सियासी आजादी और सरहदी सालमियत शामिल है। अच्छा, इसमें ना कुछ और बातें भी उठाई जा रही हैं। एक बात यह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को और जो वाशिंगटन है इसको गुस्सा इस बात का था, व्हाइट हाउस को, कि मादुरो डांस करता था। मादुरो कुछ गाना था एक, जिसमें वो नो वॉर पीस पीस यस पीस, नो टू वॉर यस टू पीस, कि जनाब अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के। तो मादुरो भी डांस करता था, उसकी वाइफ भी डांस करती थी और वो तंज करते थे डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और वार्निंग्स के बावजूद। अब वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार, और कह रहे इस गुस्से के अंदर आके ये अमेरिका ने सख्त कदम उठाया और ये एक वजह बन गई। ये बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है कि जनाब ये जो कुछ भी किया और मादुरो ने जो डांस किया, नो वार यस पीस, ये नगमा था, इसके ऊपर मुक्के लहराते हुए रक्स करते, इनकी एहलिया भी इनका साथ देती। तो वो ये कहते हैं कि इस किस्म की हरकतों से गुस्सा आया। देखिए, अगर ऐसी हरकत किम जोंग उन करे, जो शुमाली कोरिया का सदर है, तो क्या उसको उठा सकता है कोई? फर्ज करे यही हरकत अगर प्यूटन करे, तो चिढ़ा तो वो भी रहा होगा, तो क्या उसको कोई उठा सकता है? यही हरकत अगर कोई और मुल्क कर दे, ताकतवर मुल्क कर दे, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां पे वो नहीं, देखिए गुस्सा हमेशा मारे ही आता है। जो कमजोर होता है ना, वो उसको दबाने का मजा ही और होता है, उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। यही बात मैंने अपने वीलॉग के शुरू में की थी कि आसिम मुनीर साहब का गुस्सा बहुत कंट्रोल था जब तक कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली थी। जैसे ही उन्हें एक्सटेंशन मिली, आप देखें DGISPR ने आके कुत्ता भी कह दिया, कैसे टका के उन्होंने लड़ाई की है और उनके मुंह से झाग निकल रही थी गुस्से में। यह गुस्सा एक हफ्ता पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक नहीं था। जब एक्सटेंशन मिल गई तो एकदम ताकत आ गई ना।
तो कमजोर के ऊपर गुस्सा वैसे ही बहुत आता है ताकतवरों को। तो अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया, उसके बेटे का स्टेटमेंट भी आया मादुरो के। मादुरो का जो बेटा है, मादुरो ने तो अदालत में खड़े होकर कहा कि जनाब मैं इस फर्द जुर्म को नहीं मानता। साफ कहा मादुरो ने, मुझे अगवा किया गया है, मैं अब भी वेनेजुएला का सदर हूं। मादुरो अमरीकी अदालत के अंदर आकर खड़ा हो गया और वहां पे आके उसने कहा कि इल्जाम